हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज ये इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो मतलब 10 क्वेश्चन हमने देखे थे, टॉप 10 क्वेश्चन। अब फिर मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना, जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, जो मुझसे पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में। जो रिसेंटली इंटरव्यू मैंने दिया उसके बेसिस पे मैंने ये पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैंडिडेट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्या होता है कैंडिडेट की? ए कैंडिडेट की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या है? ये कॉलम होता है या फिर कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। कॉलम का कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि हमें कोई कैंडिडेट की डिफाइन करनी है। मान के चलो हमारे पास में दो कॉलम है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। अब दोनों ही मतलब आपके यूनिक कॉलम्स होते हैं, यूनिक वैल्यू इनमें स्टोर होती है। तो उस केस में अगर हम दोनों को बनाना चाहें तो दोनों को कंबाइन करके एक कैंडिडेट की हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो वैसे जो यूनिक की होती है उसी को हम लोग एक कैंडिडेट की के रूप में भी बोलते हैं। लेकिन लोग पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कैंडिडेट की, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल की, डोमेन की और द बिजनेस की। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछेगा कि नेचुरल की क्या होती है, डोमेन की क्या होती है, और वो पूछ सकता है कि बिजनेस की क्या होती है। तो वो मतलब ये बोल रहा है, तो मतलब है कि वो कैंडिडेट की ही बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें इस की के लिए, तो जो हमारे पास में ये एम्प्लॉय एसएसएन है, ये वाला कॉलम, एम्प्लॉय एसएसएन वाला कॉलम, तो ये हमारा एक कैंडिडेट की है। ठीक है, ये यूनिक है, यूनिक की है, वही सेम ही हमारा कैंडिडेट की ही होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट एंड द कन्वर्ट ऑपरेटर। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो तीन इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया है ना, तो इसीलिए मैंने रखा। तो द कास्ट फंक्शन यूज टू कन्वर्ट अ डेटा टाइप वेरिएबल और द डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, तो द कास्ट फंक्शन प्रोवाइड्स अ डेटा टाइप टू डायनामिक पैरामीटर क्वेश्चन मार्क और द नल। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो कास्ट पैरामीटर है, जो कास्ट फंक्शन है, वो एक डेटा टाइप से जब दूसरे डेटा टाइप में हमें कोई भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कास्ट पैरामीटर यूज़ करते हैं। जैसे डेट को कास्ट करते हैं यूजली हम लोग, कास्ट करके डेट को स्ट्रिंग की फॉर्म में जब एसक्यूएल में सर्च करते हैं कुछ कुछ भी रिकॉर्ड बाय द डेट, तो हम कास्ट या कन्वर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मोस्टली कास्ट यूज होता है ना। और द कन्वर्ट फंक्शन कैन डिस्प्ले डेट टाइम डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। मतलब अगर स्पेशली आपको केबल डेट टाइम को चेक करना है, केबल डेट टाइम का यूज करना है और फॉर्मेट को चेंज करना है, तो उस केस में हम लोग कन्वर्ट यूज करते हैं। व्हेन यू कन्वर्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम वन डेटा टाइप, one type to another type, there will often be a need within a stored procedure or another routine to convert data from a date time data to a varchar। मोस्टली जैसे हमें चेक करना है, आज की डेट का डेटा मुझे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर डेट टाइम। तो डेट टाइम को कैसे करेंगे, कन्वर्ट डेट टाइम, और फिर ये सिंटैक्स हम लोग यूज करेंगे। डेट टाइप, डेटा टाइप की लेंथ, जैसे वेर कैर, उसके साथ में लेंथ देना है। एक्सप्रेशन हमें यहाँ पास करना है। एक्सप्रेशन मतलब जो जिसको हमें चेंज करना है, मतलब डेट को चेंज करना है, मतलब डेट कॉलम को चेंज करना है। उसके साथ में स्टाइल हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे कि मतलब किस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। तो इस वजह से एक कन्वर्ट यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड द वेर कैर। तो कैर वेर कैर, तो कैर क्या है, इट इज अ फिक्स लेंथ डेटा। देखो कैर होता है जब भी हमें करेक्टर इंसर्ट करना रहता है। वेर कैर होता है जब हमें करेक्टर की जगह पे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। मतलब अगर मुझे एन इंसर्ट करना है तो मैं कैर लूंगा। ठीक है, मुझे नीरज इंसर्ट करना है तो मैं वहां पे वेर कैर लूंगा। अब यूज टू स्टोर नॉन यूनिकोड करेक्टर्स, दोनों में सेम ही है। ठीक है ना, वो 1 बाइट लेता है स्पेस, ये भी 1 बाइट ही लेता है करेक्टर। ठीक है, पूछ लेते लोग इन क्वेश्चंस को, ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। कमिट एंड रोल बैक, ये काफ़ी जगह आपको पूछा जाएगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब 10 में से आपसे मान के चलिए 3 या 4 इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाएगा। जब मैंने कल ही बताया था कि जब इंटरव्यू के पास में कोई क्वेश्चन नहीं रहते, आप सारा बता चुके होते, तो फिर वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो कमिट इज़ यूज फॉर परमानेंट चेंजेस। कमिट जो है परमानेंट चेंजेस के लिए होता है। When we use commit in any query,
the change made by that query will be permanent and visible and we can't roll back after the commit। देखो सिंपल समझो जब भी हम लोग इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हैं किसी भी टेबल पे, मान के चलो हमारा प्रोडक्शन डेटाबेस है, प्रोडक्शन डेटाबेस पे हमें कुछ मैनुअली चेंज करना है, मान के चलो कुछ रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे इंसर्ट करने के लिए? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बिगिन ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन को बिगिन करेंगे और उस ट्रांजेक्शन बिगिन के साथ में हम लोग उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम लोग अपने डेटा को चेक करते हैं कि डेटा जो है वो प्रॉपर स्टोर हुआ है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर स्टोर नहीं हुआ है तो हम उस केस में रोल बैक कर लेते हैं, रोल बैक लिखेंगे और उस पर क्लिक करके उसे एग्जीक्यूट कर देंगे रोल बैक को। इन केस मतलब अगर हमें लगा कि डेटा सही है तो हम उसे कमिट कर देंगे, कमिट करने के बाद में फिर वो रोल बैक नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा कैसे होता होगा रोल बैक, वो डीबीए का काम है, आपका काम बस इतना है। जब भी आप सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, बिगिन ट्रांजेक्शन नेम हम यहाँ पे देते हैं, फिर कमांड फॉर ऑपरेशन मतलब जो इंसर्ट अपडेट डिलीट हम वो देते हैं, फिर हम लोग कमिट करते हैं ट्रांजेक्शन को, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जो नेम हमने दे रखा है, और रोल बैक इज यूज टू अनडू द चेंजेस। रोल बैक मतलब चेंजेस को अनडू करने के लिए, मतलब पुरानी क्या बोलते हैं स्टेट पे वापस आने के लिए होता है, ठीक है। रोल बैक के लिए वही बिगिन ट्रान, फिर कमांड ऑपरेशन, उसके बाद रोल बैक कर सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंट एंड द काउंट बिग। ये क्वेश्चन बस मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रख दिया है, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो काउंट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू दैट द डेटा टाइप इज इंट। जब भी हम लोग काउंट नहीं करते, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, तो काउंट स्टार क्या है, वो काउंट करके बता देता है कि हमारे पास इतने रिकॉर्ड है ना। मान के चलो हमारे पास में 10 लाख 20 लाख के करीब रिकॉर्ड है, मतलब जहाँ पे काउंट फंक्शन हमारा काम ना करे तो वहाँ पे हम लोग काउंट बिग यूज कर लेते हैं, ये हमें बिग इंट रिटर्न करता है ना। वो फॉर्मेट सेम ही है, काउंटर उसका, सॉरी मैं दिखा देता हूँ, काउंटर उसका फॉर्मेट जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस अप्लाई एंड द आउटर अप्लाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें, है ना। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सो द क्रॉस अप्लाई रिटर्न्स ओनली रोज फ्रॉम द आउटर टेबल दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट फ्रॉम द टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो जहाँ भी हम लोग टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या रहते हैं, वो फंक्शन जो टेबल फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करते हैं उसको हम लोग टेबल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो क्या हुआ कि मान के चलो हमने कुछ ऑपरेशन किया, कुछ मतलब एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें सम काइंड ऑफ ऑपरेशन किए, उसने क्या किया, एक टेबल रिटर्न की। अब उस टेबल को हमें चेक करना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल में जो डेटा है उससे हमें वेरीफाई करना है डेटा को। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्रॉस अप्लाई यूज करेंगे। तो क्रॉस अप्लाई वैसे ही काम करेगा जैसे इनर जॉइन काम करता है। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे मैं इसको मतलब पढ़ा दूंगा, है ना। तो उस केस में हम लोग क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना फंक्शन की कंडीशन, जब फंक्शन टेबल वैल्यू रिटर्न करे और किसी भी कंडीशन को हमें चेक करना हो अपनी करंट टेबल से, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्रॉस अप्लाई यूज करते हैं। तो इसका लॉजिक यही है, ये लिखने का तरीका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये इधर रहेगी टेबल, इसके बाद में क्रॉस अप्लाई और यहाँ पे रहेगा आपका फंक्शन। ये वैसे ही मैंने मतलब टेबल लिख रखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, बट एक्चुअल में ये एक फंक्शन रहता है, ठीक है। आउटर अप्लाई क्या होता है, आउटर अप्लाई सेम ही है, जैसे जो क्रॉस अप्लाई काम करता है वही आउटर अप्लाई करता है, लेकिन जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन काम करता है उसके सिमिलर होता है आउटर अप्लाई, और क्रॉस अप्लाई किसके सिमिलर रहता है, इनर ज्वाइन के सिमिलर, ठीक है। तो वो ये है इसका सिंटैक्स, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन वगैरह लिखने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीटी। ये बहुत आम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैंने जो मतलब लिखा है ना वो एकदम ही अलग है, ठीक है। आप किताबी पढ़ लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, आपको सही से मतलब क्वेश्चन कंटेंट नहीं मिलेगा याद करने के लिए। एक और मेरी मतलब रिकमेंडेशन है आपको कि जैसे आप अगर मेरे क्वेश्चंस अगर लिखते हैं तो आप रेगुलर इनका रिवीजन ही करिए,
है ना। कुछ एक्स्ट्रा मत देखिए, कुछ एक्स्ट्रा आप जैसे मतलब लॉजिक आप देख लीजिए, जैसे मतलब कि कुछ जैसे मेरे क्वेश्चन से नहीं समझ में आया, आप गूगल करके या यूट्यूब करके चेक कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी पोर्शन जो है ना वो आप किसी एक का ही फॉलो कीजिए। उससे क्या रहेगा कि जैसे आप इंटरव्यू देना शुरू करेंगे या नहीं भी देना शुरू करेंगे, 10 दिन तक आप रिवीजन करते रहेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो याद हो जाएंगे, जब आप दूसरा किसी का कंटेंट उठाएंगे तो वो चीज़ें क्या है ना, फिर दोबारा से आपको ये याद करना पड़ेगा। और भाई सीधी बात है, आप भले हिंदी मीडियम से हो या किसी भी मीडियम से रहे हो, ठीक है ना, आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है और इंग्लिश में ही डेफिनेशंस बोलनी है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ टेम्पररी रिजल्ट सेट। तो क्या करता है सी टी, वो एक टेम्पररी रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है, ठीक है। सी टी ई इज प्रिफेयर टू यूज एन अल्टरनेटिव टू अ सब क्वेरी और द व्यू। मतलब सब क्वेरी और व्यू का ये अल्टरनेट होता है। सी टी कैन बी यूज फॉर बोथ सेलेक्ट एंड द डी एम एल स्टेटमेंट। सी टी ई में हम लोग सेलेक्ट भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज डी एम एल इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यूज कब करना है। ये क्वेश्चन सभी पूछेंगे कि भाई सी टी ही है तो यूज कब करना है। तो कब यूज करना है, पहला है क्रिएट अ रिकर्सिव क्वेरी, जहां हमें रिकर्सिव क्वेरी की जरूरत पड़ती है। रिकर्सिव क्वेरी मतलब जो खुद को ही कॉल करे, है ना। वो होता है रिकर्सिव क्वेरी। तो जहां रिकर्सिव क्वेरी की जरूरत हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सी टी। बाकी सी टी के रियल टाइम एग्जांपल्स भी मैंने बता रखे हैं, जैसे मतलब डिलीट डुप्लीकेट रोज, इसमें हम लोग रिकर्सिव क्वेरी का यूज़ करते हैं। और आपका जब हमें वो निकालना रहता है, क्या बोलते हैं, टॉप एंड रिकॉर्ड्स निकालने रहते हैं, टॉप एंड सैलरी निकालनी होती है, वहाँ भी यूज़ करते हैं। सेकंड है अल्टरनेट फ्रॉम अ व्यू व्हेन द जनरल यूज ऑफ ए व्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का है अल्टरनेट ऑफ व्यू। व्यू का अल्टरनेट होता है, व्यू का अल्टरनेट कैसे होता है, मान के चलो हमें एक नॉर्मल व्यू क्रिएट करना है, 2 टेबल पे क्रिएट करना है, इजीली ज्वाइन लगा के हम एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सी टी जहाँ पे हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट इस टाइप के ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं, तो वो हम व्यू में परफेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन सी टी में हम लोग परफेक्टली कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग सी टी यूज़ करेंगे। अब एक इसका एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल बता रखा है कि कैसे सी टी काम करता है। तो विथ सी टी इस टाइप से लिखेंगे एज, फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट सी टी। इस सी टी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिलेक्ट करेंगे ना तो ये वही रिजल्ट सेट देगा, फिर हमें केवल यही चलाना है, तो ये रिजल्ट हमें देता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है सी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज कर्सर। ये थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि मुझसे एक बार पूछा था, उसमें भी मैंने बोल दिया था भाई मुझे नहीं आता, मैंने काम ही नहीं किया कर्सर पे। ठीक है ना, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ए कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अस टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट रोज फ्रॉम अ रिजल्ट सेट वन एट ए टाइम, ठीक है ना, वन एट ए टाइम। जो डेटाबेस में जो कर्सर है वो एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है दैट अलाउ, जो अलाउ करता है टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द रोज फ्रॉम अ रिजल्ट सेट one at a time. So the cursor are useful when you need to perform operations on each row of a result set one rather than on the set as a whole. तो वन बाई वन ये वन बाई वन रो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसीलिए कर्सर का यूज होता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कर्सर। कर्सर मतलब कई टाइप के हैं, फॉरवर्ड ओनली, स्टैटिक कर्सर, डायनेमिक कर्सर और की सेट ड्रिवन कर्सर, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं फॉरवर्ड ओनली कर्सर। दीज कर्सर अलाउ यू टू मूव थ्रू अ रिजल्ट सेट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कर्सर के लिए, जहाँ भी आप डेटाबेस डेवलपर के लिए जॉब सर्च करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे कर्सर पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आप एज ए डॉट नेट डेवलपर जा रहे हैं या फिर एज ए सपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि आपसे कर्सर पूछे ही ना, और पूछेगा भी तो आप ये भी मना कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं आता कर्सर पे, मैंने कभी काम नहीं किया, तो वो चल जाएगा। लेकिन एज ए एसक्यूएल डेवलपर आपको कर्सर पता होना चाहिए, है ना। तो अगला है स्टैटिक कर्सर। सो दीज कर्सर्स क्रिएट अ स्टैटिक कॉपी ऑफ द रिजल्ट सेट इन TempDB, which can be useful when you need to perform multiple operations on the same database। ये अपने रिजल्ट सेट को टेम्परेरी टेबल में स्टोर करता है और वहाँ पे जो भी हमें
ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं सेम डेटा पे, वो हम कर सकते हैं। डायनामिक कर्सर, अब देखो ये जो कर्सर है ना, इसका रिप्लेसमेंट है टेम्पररी टेबल। जो हम लोग कर्सर से कर सकते हैं वो हम टेम्पररी टेबल से भी कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे नहीं पता, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो दोनों में, कर्सर में और टेम्पररी टेबल में, उतना मुझे आइडिया नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। डायनामिक कर्सर, दीज कर्सर्स आर अपडेट देयर रिजल्ट सेट एज ए चेंजेस अकर टू द अंडरलाइंग डेटा। ठीक है, फिर है की सेट ड्रिवन, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जब बंदा कर्सर पूछता है तो कर्सर से आपका लाइफ साइकिल पूछता है कर्सर की। तो कर्सर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट एंड एग्जीक्यूट ऑन द डेटाबेस सर्वर इटसेल्फ। ठीक है, ए कर्सर लाइफ साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है डिक्लेयर अ कर्सर, कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। दूसरे में हम लोग ओपन अ कर्सर, कर्सर को ओपन करते हैं। फिर फैच अ कर्सर, कर्सर को फैच करते हैं। फिर हम लोग क्लोज करते हैं कर्सर को, और फिर हम लोग कर्सर को डी एलोकेट करते हैं। जैसे वही है, टेम्पररी टेबल का काम करते हैं, क्रिएट करेंगे, फिर उसमें डेटा स्टोर करेंगे, उसके बाद में हमें उसे ड्रॉप कर देते हैं। सेम ही कर्सर का है, लेकिन कर्सर में ये मतलब 5 पॉइंट्स है, ये आप रट लीजिएगा। वो जब कर्सर के बारे में पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा। तो ये है भाई कर्सर का एग्जाम्पल, एक मैं बता देता हूँ, है ना। तो ये है कर्सर, तो कर्सर को पहले डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर, ये रहा कर्सर, इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने के बाद में कर्सर को ओपन करेंगे, फैच करेंगे, फैच करने के बाद में ये रहा, फिर फैच नेक्स्ट, फिर क्लोज कर देंगे कर्सर को। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो जब भी आप जैसे डेटाबेस डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे मोस्टली एग्जांपल पूछ लेते हैं कि भाई मुझे बताओ कि कर्सर कैसे काम करता है, एक कर्सर का एग्जांपल दे के बताओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कल मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग कराएंगे और जल्दी से जल्दी इसको निपटा देंगे। तो जो भी बंदे नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और ये ना कोड फॉर जॉब चैनल है, और ये केवल उनके लिए है भाई जिनको जॉब नहीं मिली है। वो लोग जो 4-5 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, शायद मैं उनकी कोई हेल्प ना कर पाऊँ, क्योंकि भाई डेटाबेस में मुझे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे उतना आता है जितना एक .NET डेवलपर को चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।